बहुत बहुत पहले की बात है, जब समय खुद एक बच्चा था। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी, तब दो पवित्र नदियों के बीच एक भूमि बनी। एक तरफ वरुणा और दूसरी तरफ अस्सी। इन दोनों नदियों के बीच जो ज़मीन थी, वही बना शिव का पसंदीदा शहर, देवताओं का आश्रय, जिनका नाम पड़ा वाराणसी। वरुणा और अस्सी दोनों नदियों के नाम जुड़कर बना वाराणसी, और युगों के सफ़र में लोगों के ज़ुबान से निकलकर ये नाम बन गया बेनारस। आज भी शहर की गलियों में घूमता है मंत्रों का गुनगुनाहट। घाट पर कोई आत्मा की मुक्ति ढूंढता है, और गंगा की हर लहर लाती है हजारों सालों का इतिहास। ये बेनारस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक याद है, एक आस्था, एक जागृत नगरी है, जहाँ जीवन शुरू होता है मंत्रों से और समाप्ति होती है गीता की श्लोक में। बेनारस शहर नहीं, मोक्ष का द्वार है। किसी कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। वो सुबह का वक्त था। ट्रेन से उतरी लगभग 8 साल की एक छोटी सी चंचल लड़की, नाम रिया। उसकी पापा मम्मी भी थे उसके साथ, और थी एक बड़ा सा ट्रॉली। बेनारस आए है वो कोलकाता से उसकी दादी से मिलने। पहले एक बार आई थी, पर तब वो बहुत ही छोटी थी। दादाजी तब जिंदा थे, मगर दादाजी अब नहीं रहे। वो छुट्टियां मनाने आई हैं अपने दादी माँ के पास। स्टेशन के बाहर खड़ी थी दादी माँ, सफ़ेद तात की साड़ी, मांग में बिंदी और चेहरे पर एक अजीब सी ममता भरी मुस्कान। दादी माँ अपनी छोटी सी पोती को देख के कही, हाय मेरी गुड़िया, कितने सालों बाद देखी तुझे मेरी लाली। घर चल, फिर तुझे ये बेनारस घुमाऊंगी। अपनी आंखों से देखना ये शहर। पर उससे पहले घर जाके नहा धो के थोड़ी सी विश्राम कर ले, फिर संध्या में तुझे घुमाऊंगी। फिर सब साथ मिलके ऑटो से घर गए। शाम जब 5 बजे फिर एक ऑटो में बैठकर दादी माँ और रिया चले गए घाट की तरफ। रास्ते में दादी माँ कह रही थी, बनारस सिर्फ एक शहर नहीं रे रिया, ये एक एहसास है। यहाँ की हवा में हजारों सालों की कहानियां घुली हुई हैं। भगवान की खुशबू है। एक सैकड़ी गली से होते हुए वो लोग पहुँचे दशाश्वमेध घाट पर। तब गोधूली का समय था। गंगा के किनारे हजारों लोग, कोई पूजा कर रहा है तो कोई शांत बैठा है, कोई भजन गा रहा है। और तभी शुरू हुई बेनारस की मशहूर संध्या आरती। मंदिर की घंटी, शांख का शोर और बड़े बड़े दीप लेकर पुजारियों का एक ताल में नाच। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये स्वर्ग का कोई दर्शन हो। रिया की आंखें बड़ी हो गई। हैरानी से उसने पूछा, दादी माँ, क्या यहाँ रोज भगवान उतरते हैं? दादी माँ मुस्कुराकर कही, अगर तू विश्वास करे ना, तो ये जगह भगवान से भारी हुई है। घाटों में, हवाओं में और इन लोगों के मुस्कान में। उस दिन दोनों ने घूमा काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और काल भैरव मंदिर। धीरे धीरे शाम हो गई। काल भैरव मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी किसी को भी, क्योंकि पिछले दिन ही कुछ घटना घटी थी। दादी माँ मंदिर के पुजारी जी से पूरी बात जानने के लिए
रिया को मंदिर के बाहर एक जगह पर बैठा के चली गई। थोड़ी देर बाद वो लौटी। फिर रिया को लेकर घर वापस आई दोनों। दादी माँ ने तुरंत चूल्हे पर गरम किया खिचड़ी, साथ में बैंगन भुजिया, पापड़ और थोड़ा सा घी। दादी माँ को देखने के लिए रिया पीछे से आई। फिर दादी माँ ने बोली, तुझे सिर्फ बनारस देखना नहीं, इसका स्वाद भी चखना है। दादी माँ फिर रिया को अपनी हाथों से खिलाई उनकी हाथ की बनी खिचड़ी। रिया बोली, ये तो स्वर्ग जैसे लग रहा है। रिया को खिलाने के बाद दादी माँ ने रिया को एक कहानी सुनाई। फिर एक कहानी सुनने के बाद रिया और एक कहानी सुनने की जिद की। तब दादी माँ ने कही, आज बहुत घूमा है ना, अब सो जा, कल तुझे एक अच्छी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद दादी माँ ने अपने हाथों से उसके बाल संवारे और गोद में लेकर सुलाया। रिया मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली, पर उसके कानों में तभी भी बज रही थी मंदिर की घंटी, गंगा की लहरों की आवाज़ और दादी माँ की लोरी की धुन। रिया सो गई थी। घर की द्वार पे दादी माँ बैठी थी चाय लेकर। उनका बेटा और बहू भी थे साथ में। हवा थोड़ी ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक बेटे ने कहा, माँ, आज तो अपने सब जगह रिया को बड़ी प्यारी तरीके से घुमाया है। रिया बोल रही थी मुझे, पर लग रहा है अब थोड़ी चिंतित है। हाँ बेटा, आज मंदिर के पुजारी जी से एक घटना सुनी। जब मैं रिया को लेकर बाहर गई थी तब थोड़ा अजीब लगी सुन के, और दिमाग से वो बात निकल नहीं रहे। सुन के तो लग रही थी कि कुछ भूतिया, मतलब कुछ अलौकिक बात है। क्या माँ? एक यात्री आए थे साउथ इंडिया से, भक्त थे। वो सुबह सुबह गए थे भैरव मंदिर देखने। वो जगह थोड़ी सुनसान है, अलग थलग। उन्होंने कहा कि अंदर जाके उन्हें एक बूढ़े साधु दिखे जो चुपचाप बैठे थे। पर अचानक उन साधु के आंखें बड़ी हो गई, ठंडी डरावनी नजर थी। रात को उस आदमी ने अचानक चिल्लाकर होटल स्टाफ बुलाया और कहा कि वो आंखें उसके दरवाजे पर खड़ी हैं। उसका सांस रुक रहा था और ठंड से उसका शरीर जम गया था। होटल स्टाफ बड़ में सबको बताया। अगली सुबह उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, पर होटल के लोग कह रहे थे ये मंदिर की सजा थी। यहाँ के लोग मानते हैं भैरव मंदिर में बिना अनुमति के जाने पर आत्मा नाराज हो जाती है। उसकी बॉडी ले जाई जा रही थी, पर पुरोहित ने कहा जो बनारस में मरता है उसकी मुक्ति यहीं होती है। तो उसकी अंतिम क्रिया हुई मणिकर्णिका घाट पर। आपको क्या लगता है, ये जो हुआ, क्या वो एक साधारण मौत थी या फिर वाकई कुछ अलौकिक था जैसे बाकी सब कह रहे हैं? क्या कोई सच में होता है जो किसी मंदिर के गुस्से से किसी की जान ले सकता है, या ये सिर्फ दार का एक वहम था? पता नहीं बेटा, पर सब लोग एक साथ भूल नहीं हो सकता। छोरो जो भी हुआ, चालो खाना लगाती हूँ, खा लो। अगली सुबह जैसे सब कुछ अचानक से बदल गई। रिया की नींद एक खांसी की आवाज़ से टूटी।
वो आवाज़ उसे बहुत अच्छी तरह से पता थी। ये तो दादी माँ है। दादी माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें टूटी टूटी आ रही थी, आँखों में गहरी थकान और शरीर में जैसे सारी ताकत खींच ली गई हो। माँ, माँ, जल्दी आइए। रिया की आवाज़ कांप रही थी। रिया की माँ दौड़कर आई, मगर हालात तेज से बिगड़ रहे थे। दोपहर होते होते दादी माँ गहरी बेहोशी में चली गई। रिया के पापा तुरंत लोकल एम्बुलेंस का नंबर पड़ोस के घर से लेकर कॉल करते हैं। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस आ जाती है और शाम ढलने से पहले ही शुरू हो जाती है हॉस्पिटल का सफ़र। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर से बात करके दादी माँ को एडमिट कर दिया जाता है। पर कुछ ही घंटे बाद डॉक्टर ने आके कहा, कार्डियक अरेस्ट। उस पल रिया के लिए जैसे समय थम गया। माँ, पापा और रिया तीनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। घर का हर कोना, हर दरवाज़ा, हर दीवार जैसे कहानियों की पूरी किताब जो अचानक से बंद हो गई हो। हॉस्पिटल से बॉडी छुड़ाते छुड़ाते शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा साथ ले आता है, जैसे दुख भी वक्त के साथ और गहरा होता चला जाता हो। उस दिन सभी लोग घर के बाहर ही रात गुजार देते हैं। ना समय मिलता है, ना ही मन में वापस लौटने की ताकत बची होती है। अंतिम संस्कार के लिए रिया के पापा ने ज़रूरी तैयारियां कर रहे थे और फैसला होता है कि मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम विदाई दी जाएगी। अचानक दादी माँ के बेटे को याद आता है माँ की कल रात कही बात। मणिकर्णिका घाट पर साउथ इंडिया से आए उस यात्री का अंतिम संस्कार, और वो सोचता है क्या अजीब खेल है नियति का। आज वही उस अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर फिर भी वो आंसू छुपाता है, क्योंकि अगर उसकी बेटी ने उसे रोते देख लिया तो बेटी और ज़्यादा बिखर जाएगी। इसी तरह रात बीतकर सुबह हो जाती है। सुबह के बेनारस में शंखनाद गूंज रहा था। मणिकर्णिका घाट पर अग्नि की लपेटें आसमान को छू रही थी। गंगा के पानी में किसी की अंतिम यात्रा की राख धीरे धीरे घुल रही थी। जब समय आया, रिया ने अपने छोटे छोटे हाथों से दादी माँ के ठंडे हाथ पकड़ लिए। उसके होठ कांप रहे थे और आंखों से बात सा बह निकला। तुम तो कहानी सुनाने वाली थी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई दादी माँ? उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो शब्दों में नहीं समा सकता। गंगा का पानी भी उस पल जैसे भरी और धीमा हो गया था, मानो बनारस खुद उस बच्ची का रोना सुन रहा हो। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पलंग के पास रखा पंखा भी जैसे धीरे घूम रहा था, मानो किसी डर में हो। हर दीवार, हर दरार, हर कोना दादी माँ की कमी महसूस कर रहा था। रिया ने उस रात अपनी माँ के साथ ही सोई थी, दादी माँ की कमरे में। अचानक वो नींद से चौंक उठ बैठी और दरवाजे के पास कुछ देखने लगी, लेकिन उसने तब अपनी मम्मी को नहीं बुलाया। कुछ देर बाद वो फिर से लेट गई। अगले दिन सुबह नींद से उठते ही उसने अपनी माँ को बुलाया और कहा,
माँ, कल रात मैंने दरवाजे के पास एक साया देखा, धुंधला लेकिन सफ़ेद रंग का, जैसे दादी माँ की तरह साड़ी पहनी हो। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रिया को सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। लेकिन माँ की आंखों में भी दुख और डर का मिश्रित परछाई थी। उस दिन शांत कमरे में रिया की माँ ने अपने पति की तरफ देखा। आंखों में आंसू लेकर धीरे से वो बोली, बनारस आने का जो असली कारण था वो तो अब हमारे बीच नहीं रहा। ये घर भी अब खाली लगता है, जैसे हर दीवार सिर्फ सन्नाटा सुनाती हो। ऐसे में मेरा मन कहता है कि हम बनारस में और ना रुकें, हम कोलकाता लौट चलें। वहाँ ही माँ जी का श्राद्ध संस्कार होगा। आप क्या सोचते हैं? और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार यह घर हम किसी संस्था को दान कर देंगे, ताकि ये घर जो अब तक उनकी यादों का सहारा था, कल को किसी और के लिए आशीर्वाद बन सके। कुछ ही दिनों में दोनों ने मिलकर एक संस्था से संपर्क किया। दादी माँ का घर जो अब अकेला और सुना हो चुका था, उन्होंने साथ मिलकर दान कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे कोलकाता लौटने की तैयारी शुरू हुई, जैसे एक पूरा अध्याय समाप्त हो रहा हो और एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा हो। कोलकाता लौटने के दिन जब वो लोग घर से निकल रहे थे, रिया एक पल के लिए पीछे मुड़ गई। दीवार की दरारों में जैसे अब भी दादी माँ की परछाइयाँ छुपकर बैठी हो, बस निगाहों से अलग पर दिल के करीब। थोड़ी देर बाद रिया माँ पापा के साथ ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ गई। रात का समय था, कंपार्टमेंट में सिर्फ हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाहर का अंधेरा इतना गहरा था जैसे रेल की खिड़की से पूरा एक अलग ही संसार दिख रहा हो, और उसके बीच सिर्फ एक ही आवाज़, तेज भागती हुई रेल की गराज। रिया धीरे धीरे नींद में खो गई थी, लेकिन उसकी माँ और पापा दोनों की आंखों में नींद थी ही नहीं, जैसे कोई अधूरी बात अभी भी उनके दिल के अंदर कहीं भरी सी बैठी हो। और तभी एक अचानक तेज हवा का झोंका कंपार्टमेंट के अंदर घुस आया। खिड़की से एक पुराना कागज़ उड़कर सीधा उनके पैरों के पास आ गिरा। रिया के पापा ने कागज़ उठाया। ऊपर पुरानी स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। कंपार्टमेंट में खामोशी और गहरी हो गई। ये कागज आया कहाँ से, किसने भेजा और क्यों, वो भी इस वक्त। अगले ही पल रेल की एक लंबी और करही सीटी ने अंधेरे को ऐसे चीर दिया जैसे उस कागज़ की बात को और भी सच बना रहा हो।